नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट 3 ऑफ इथिक्स पेपर 4 जिसमें हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया था, एथिकल आइडियाज इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने हिंदुइज्म एंड जैनिज्म कंप्लीट किया है। तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यू कैन हैव दैट इन योर स्टडी पार्ट एज वेल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे बुद्धिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी एनरिचिंग भी है। एज वी आर अ फिलोसॉफी स्टूडेंट तो हम लोग तो काफी उसके बारे में इन डिटेल पढ़ते ही है। लेकिन जब हम जनरल स्टडीज में हम ये सब पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ही एनलाइटनिंग है, इसको समझना, इसके रीजंस को जानना, क्यों बुद्धा इतने एज एन मास लीडर बने, क्यों लोग उनके पीछे इतना आज चाइना, जापान, साउथ कोरिया, एवरीवेयर यू कैन सी द बुद्धिज्म इज स्प्रेडेड। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में थोड़ा कम है। बट इफ यू सी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों बुद्धिज्म को अपनाया, तो ये अपने आप में एक एनरिचिंग फिलोसॉफी है। इसमें एक पढ़ते समय ही आपको बहुत सारा ऐसा लगेगा कि माइंड हल्का हो रहा है। हम कई गलत चीजों में अटके पड़े हैं, जिसको हिंदुइज्म में हम ये कह सकते हैं कि संसार की मोह माया में अटके पड़े। तो एनीवे, बट व्हेन वी आर स्टडीइंग इट एज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 4, तो इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका सिग्निफिकेंस काफी अच्छा है। You can inculcate the teachings, the reasons, the ideologies of Buddhism in explaining why this is happening in the certain domain. कॉर्पोरेट के केस स्टडीज हमको होते हैं, गवर्नेंस के केस स्टडीज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के केस स्टडीज होते हैं। इन सब में आप ये इंक्लूड कर सकते हो। वो एक स्किल है कि कैसे। तो जब जब हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू पीपल कि हम लोग कैसे इन फिलोसोफर्स के टीचिंग्स का यूज वहां पे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यही तो हमारा एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दिखाता है ना। कोई भी जब इवेल्युएटर हमारे आंसर्स को पढ़ेगा, he'll come to know कि the candidate is able to locate that where the individual is making mistake, है ना। कॉर्पोरेट लाइफ में कोई दैट इज नॉट अ डिफरेंट ना समथिंग कि जो इस पृथ्वी से अलग है ना। बुद्धा ने जो भी लिखा है, जैना ने जो भी लिखा है, हिंदुइज्म में जो भी लिखा है, ये कंप्लीट मानव जाति को एप्लीकेबल है। तो चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, गवर्नेंस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कहीं पे भी हो, सो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, इसीलिए उसको अप्लाई करना काफी अच्छा दर्शाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है इस विषय को लेके। इट्स नॉट जस्ट यू हैव मग्ड अप विद द थिंग्स कि हाँ बुद्धा के एट फोल्ड पाथ क्या है, बुद्धा का लाइफ कैसा है, ये नो। यू आर हियर टू अप्लाई दिस लर्निंग एज एन मॉरल साइंस। ओके, साइंस क्या होता है कि हम लोग कोई चीज को करके देखते हैं ना। तो बुद्धा का टीचिंग या कोई भी फिलोसॉफिकल टीचिंग जो भी है, उसको अप्लाई करने के बाद ही उसका रियल मीनिंग हमें समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं बुद्धिज्म। व्हाट इज द एग्जैक्ट context that we can take out of his life and his teachings। ठीक है, तो लाइफ ऑफ बुद्धा इन ब्रीफ, ही वाज बॉर्न, सिद्धार्थ कहते हैं उनको, यानी उनका जो ये है नाम है, बुद्धा वाज नॉट द नेम। ठीक है, हम उसके बारे में देखेंगे आगे। बट सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन 583 बीसी नियर नेपाल। फादर किंग शुद्धोधन, हेड ऑफ अ शाक्य डायनेस्टी। मदर माया देवी वाज हु डाइड आफ्टर हिज बर्थ। सो उनका जो संगोपन है, हाँ, वो आगे जाके किसी और ने किया है। तो इसमें उनका जो सिद्धार्थ रेज्ड इन अ ग्रेट लग्जरी एंड शील्डेड फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ डेथ, सफरिंग एंड लाइफ आउटसाइड द पैलेस। जो राजा का पैलेस था ना, उसी में उनको बांध के रखा था उनके पिताजी ने। उसके पीछे रीजन है। ऐसा कहते हैं कि एक ज्योतिषी को बुलाया था और ज्योतिषी को पूछा गया था कि एग्जैक्टली इस लड़के का भविष्य क्या है। ज्योतिषी ने बताया था कि इस लड़के के दो पॉसिबिलिटीज होते हैं लाइफ में। एक तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, कि ऐसा सम्राट पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ होगा, है ना। इस तरीके का राजा ये बन सकता है। और राजा पूछते हैं फिर अभी दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए। पहली तो ठीक है, आपने बता दिया कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक एसेटिक बनेगा, एक ऐसा जिसको हम मॉन्क कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, है ना। ये सन्यासी बनेगा और ये सब कुछ छोड़ के जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेजर बनेगा। तो ऑफ कोर्स यानी जो किंग थे उनको लगा कि यार
मैं इतना बड़ा साम्राज्य बना के हमने ये रखा है और हमारा किसी भी पेरेंट को ये रहता है जनरली संसार के चक्र में देखा जाए तो व्हाई ही विल थिंक ना कि ये बुद्धिज्म में आगे कन्वर्ट होने वाला है। लोगों को उपदेश होंगे, लोगों के जीवन को सुधारेंगे ये लोग। ऐसा कि कोई नहीं सोच सकता है ना क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है। तो ये उनका ऐसा एक ये था कि हम लोग अगर इसको इन सब से दूर रखें, इफ व्हाट ही विल बी नॉट क्योंकि सन्यासी कब बनता है जब लोगों के दुखों को वो जान लेता है और उसको उसका शंका समाधान करने के लिए लिए अपना जो जीवन है उसको समर्पित कर देता है। तभी हम कहते हैं ना कि वो सन्यासी के प्रवृत्ति का है क्योंकि वो हमेशा लोगों के सुख के बारे में उनके भले के बारे में उनको कैसे उनकी जीवन सुखद हो सकती है सिर्फ उसका ही सोचते रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई किंग वेरी लॉजिकली थॉट ऑफ कि हम इनको अगर पेन सफरिंग के दूर रखते हैं सबके शील्डेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डेथ सफरिंग एंड लाइफ आउटसाइड द पैलेस एंड उनको लाइफ में पूरी लग्जरी मिलती रहे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ही विल बी गो क्लोज टू द पेन। लेकिन ह्यूमन इंडिविजुअल को चाहे कितना लग्जरी ऑफर कर दो उसके अंदर का जो जीवन है वो अलग ही होता है। चाहे आप एक्सटर्नली कितना भी मटेरियली साउंड क्यों ना हो। यहीं से ये मैसेज हमें पिकअप हो सकता है। इसको हम केस स्टडी में डाल सकते हैं जब भी आप लिखोगे। वन डे अ ट्रिप थ्रू कंट्री साइड ऐसा कहते हैं कि उनके दोस्तों को उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि चलो मुझे यार कहीं घुमा के लेके आओ। मैं ये सब देख देख के बोर हो चुका हूँ मुझे कहीं पे जाना है। तो जब वो रात को दोस्तों के साथ बाहर निकले तो उन्होंने देखा एज्ड मैन, सिक मैन, कॉर्प्स यानी इन लोगों को देख के उनको ऐसा लगा कि यार इनकी अवस्था इतनी गंदी क्यों है। कोई गरीबी में है, कोई बीमारियों से लड़ रहा है, कोई बहुत पेन में है, कोई सफरिंग में है। इन सबको देख के उनका मन जो है वो विचलित होने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि मैं जिस लाइफ में रह रहा हूँ शायद वो और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शायद मैं इस लाइफ को जानता ही नहीं हूँ। And that's why he got completely concerned with these people's life because the kind of suffering was too much painful for the Buddha, and so he also saw wandering ascetic release from a fear of death। ये भी एक अच्छी चीज उन्होंने देखी कि ये पेन में सफर होने वाले लोग कुछ बहुत परेशान है, कुछ बहुत ही गलत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसे लोग देखे उन्होंने एसेटिक है जिन्होंने इस फियर ऑफ डेथ को जो एक डर होता है ना कि मैं मर जाऊँगा, मैं ये पेन नहीं चाहता, मैं सफरिंग नहीं चाहता, मैं बस हैप्पीनेस चाहता हूँ। तो ऐसे भी लोग देखे उन्होंने जो इन सब से बाहर है। एसेटिक रिलीज़ फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ एंड सफरिंग। On one night he left the palace, of course, and began the search for the enlightenment। इतना आसान भी नहीं था उनके लिए, but ऐसा कहते हैं कि he was married and he had a child that time। उनको एक लड़का हुआ था, राहुल नाम था, I guess, I don't know exactly, but जो भी हो, but he was married and having a family, so was not that easy कि searching for enlightenment was a some random thought he had in mind। It was a fruitful, it was a well thought, well decided कि मुझे ये जानना है कि ये जो डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत लग्जरी है और बाकी लोगों के पास क्यों नहीं है। सो ही वांटेड टू गो टू द रूट कॉज, नॉट कि अमीरी गरीब पैसा वेल्थ। ही वाज नॉट इनटू दैट, ही वाज क्वाइट मैच्योर इन दैट सेंस। ही वेंट इनसाइड द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कैसा है, ये जो पृथ्वी है, ये जो समाज है, ये जो इंसान है, ये जो पेड़ पौधे है, प्राणी है, पशु है, ये सब है क्या, इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है, इसका जो एक एग्जिस्टिंग फीचर्स के जो हम कहते हैं ना रैशनल थिंकिंग क्या होनी चाहिए, उसके पीछे वो शुरू हो गए। सो ही फॉलोड द एक्सट्रीम एसेटिक प्रैक्टिस बट नो रिजल्ट। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने काफी स्ट्रेच किया है खुद को मेडिटेशन में, खाना नहीं पीना नहीं, बैठे रहे ध्यान की अवस्था में, आस्किंग फॉर द रिजल्ट, आस्किंग फॉर कि क्यों है, दैट्स हाउ द क्वेस्ट ऑफ क्वेश्चनिंग विद द यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। हमको कई सारे जवाब मिलते रहते हैं। ही ट्राइड द मिडल पाथ एंड रियलाइज द पाथ ऑफ लिबरेशन वॉज थ्रू द डिसिप्लिन ऑफ माइंड। ऐसा कहते हैं कि जब वो बहुत यानी उन्होंने कंप्लीटली लाइटली भी छोड़ा है, यानी एक दो एक्सट्रीम की अगर बात करें हम, तो वन पार्ट ऑफ वाज कि चलो भैया कंप्लीटली लूज एंड रखते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। लेकिन उसको भी उनमें रिजल्ट नहीं मिला, उनको एनलाइटमेंट नहीं मिला, उनको नॉलेज नहीं मिला वो जो एग्जिस्टेंस का है। फिर उन्होंने जो डिसाइड किया कि मैं एक्सट्रीम एंड में जाऊंगा, एक्सट्रीम एसेटिक प्रैक्टिस करूंगा, मैं बिल्कुल यानी जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिलता मैं इस जगह से उठूंगा नहीं।
दैट वाज द कमिटमेंट ही मेड टू हिमसेल्फ। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस वक्त उनको एक ड्रीम आया। ही हैड बीन थ्रू अ ड्रीम इन अ व्हेन ही वाज asleep। और उस ड्रीम में उनको ऐसा कहते हैं कि एक देवी आई, जैसे सरस्वती। तो कहते हैं कि सरस्वती का उनको एक सपना गिरा, जिसमें सरस्वती वीणा वीणा रहती ना उनके हाथ में, वो वीणा धरी सरस्वती उनको सपने में आई। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, ये जो वीणा होती है ना, आपने देखी होगी, उसके ऊपर ये तार होते हैं, ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, ये स्ट्रिंग्स को अगर आप बहुत लूज छोड़ दो तो भी इसमें से संगीत नहीं निकलेगा, और इस स्ट्रिंग को आप बहुत स्ट्रेच करके टाइट कर दो तो भी इसमें से संगीत नहीं निकलेगा। और इतना बोल के वो सपना टूट गया। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध उस समय तुरंत नींद से जागे और ध्यान में बैठ गए, क्योंकि उनको मैसेज मिला लाइफ का, और वो मैसेज ये था कि सपने में ये बताया गया कि बेटा ना ही एक्सट्रीम एसेटिक बनो और ना ही सब ढीला छोड़ दो। यू जस्ट नीड टू फॉलो दी दी वे ऑफ लाइफ, मिडल पाथ। जितना आपसे सहन होता है, जहां से संगीत निकल सकता है ना, उतना ही आपने करना है। संगीत का मतलब क्या है? जो जो स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करते हैं, उसको इस तरीके से स्ट्रेच करें कि उसको जब आप प्लग करो तो उसमें से म्यूजिक बाहर आए। उसको बहुत स्ट्रेच करो तो वो कुछ म्यूजिक देगा ही नहीं, क्योंकि वो वाइब्रेशन पे बेस्ड है, राइट? इसमें जितना डिटेल जाओगे उतना डिटेल आप समझ पाओगे यूजिंग दिस साइंस एज वेल। गेटिंग दिस मैसेज, ही केम टू नो कि मेरे वाइब्रेशंस भी उस यूनिवर्सल फीचर्स के साथ वाइब्रेट होने चाहिए। जब वो कोइंसाइड हो जाएंगे, मेरे वाइब्रेशन और यूनिवर्सल्स के वाइब्रेशन, उस वक्त एनलाइटमेंट अपने आप हो जाएगा। और इसीलिए मिडल पाथ, ये बहुत एप्लीकेबल है रियल लाइफ में। ऐसा मत कि सिर्फ बुद्धा ने ही इनके लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप भी अपने रोज के मर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने पढ़ाई में स्ट्रेच मत करिए अपने आप को। डोंट ट्राई टू ट्रेक योर कि नहीं, इस साल मैंने प्रीली निकाली ही नहीं है, इस बार मैंने आईएएस निकालना ही है। डोंट गो इन दैट आइडियोलॉजिकल थॉट्स। आप सिंपल है, अपनी कैपेसिटी को जानिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए, और बेस्ड ऑन दैट डिसाइड करिए कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ। डेफिनेटली प्रयास करिए कि वो बढ़े, दिन ब दिन उसका क्वांटम बढ़े। अगर आज 3 घंटे कर रहे हो तो कल 4 घंटा करिए। धीरे धीरे खुद को समझते हुए उसको ग्रो करिए, और ट्राई करिए कि आपको वो अपने वाइब्रेशंस के साथ आपके यूनियन में बैठे। ऐसा कहते हैं ना कि हम जब सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं ना, बिकमिंग वन विद द प्रोसेस, सिंक्रोनाइज्ड हो जाना अपने प्रोसेस में, अपने आप में वही पर्याप्त होता है, वही यश होता है। दैट्स द सक्सेस। जो लोग इसे कर पाते हैं, उस वाइब्रेशन मोड में जा पाते हैं, उनको अपने आप सक्सेस मिल भी जाती है। ओके, सो दिस इज नॉट जस्ट बुकिश थिंग। ओके, दिस इज अ प्रैक्टिकल यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ एज वेल एज इन राइटिंग द केस स्टडीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धा का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या था? व्हाट आफ्टर एनलाइटमेंट ही केम टू नो, उन्होंने क्या बताया? तो ऐसा कहते हैं कि जब पहला सरमन, जो एक प्रवचन जिसको हम कहते हैं, जब अपने दोस्तों के साथ गए थे ना वो, तो बाकी लोगों को तो सन एनलाइटमेंट मिला नहीं। तो सबसे पहले बुद्धा का जब एनलाइटमेंट के बाद पहला जो उन्होंने प्रवचन दिया है, ठीक है, तो वो है अपने दोस्तों के सामने उनको दिया है। कि दोस्तों ने पूछा कि आपको एनलाइटमेंट मिल चुका है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि एग्जैक्टली आपने क्या सीखा? तो उसी को हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ बुद्धिस्ट थॉट कहते हैं, द फोर नोबल ट्रूथ। ऐसा कहते हैं कि मैं आपको 4 ऐसे नोबल ट्रुथ बताने वाला हूँ जिंदगी के, जिसके आधार पे आप इस सत्य को जान सकते हो। कि ये है कि पहला सत्य ये है कि सत्य में ये जानना है कि दुख एक सत्य है। सफरिंग इज रियलिटी। आपके जीवन में सफरिंग है, ये आपने मान्य करना है। पहला बात, क्यों? क्योंकि वो मान्य करोगे तभी आप आगे जा पाओगे। एंड व्हाट इज दैट? कि अगर ये मान लो कि दुख है, सफरिंग है, तो उसका कोई रीजन भी होगा, उसका कोई ओरिजिन भी होगा। ठीक है, तो अगर उसका कारण है, तो इससे आगे भी एक स्टेप बनती है कि कारण है तो कारण निकाला भी जा सकता है ना? कॉज इज समथिंग विच हैव सम रिलेशन विद द प्री एग्जिस्टिंग कॉज अगेन। यानी एक कॉज दूसरे कॉज से रिलेटेड है, जिसको हम यानी इफेक्ट में तब्दील कर देते हैं, लेकिन वो इफेक्ट आगे जाके किसी अनादर इफेक्ट का कॉज भी बन सकता है। आई बात ध्यान में? इसलिए दिस इज अ कॉजल रिलेशंस, ऐसा कहते हैं। दैट्स वाई अगर दुख सत्य है तो दुख का कारण भी होगा, दैट इज द कॉज ऑफ दुख। अगर दुख का कारण भी है
तो उस कारण का निदान भी होगा, है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो सेसेशन ऑफ द सफरिंग इज ऑल्सो अ थर्ड नोबल ट्रूथ। एंड लास्ट, द ट्रूथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, कि अगर निकाला जा सकता है ये मैं समझ सकता हूं, तो कैसे निकाला जाएगा ये अपने आप सवाल आएगा दिमाग में, राइट। दैट्स व्हाई ही लॉजिकली लीड टू द फोर नोबल ट्रूथ, कि एक पाथ है जिसको फॉलो करने से आपके जीवन के दुख जो है वो कम हो जाएंगे। वो कहते हैं कम हो जाएंगे, कंप्लीट सेसेशन की बात करते हैं, लेकिन उतने डेडिकेशन से वो रखते हैं कि एट फोल्ड पाथ जो आगे हम पढ़ेंगे, जो उसी का सजेशन है कि एट फोल्ड पाथ को आप करके देखिए, अपने आप में जो ये दुख है, सफरिंग है, ये कहीं ना कहीं पे सफर हो ये कम हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रूथ ऑफ दुखा क्या है, कि देयर आर थ्री टाइप्स। अभी थोड़ा ये डिटेल में डिस्कशन है कि दुख के प्रकार क्या है, जिसको हम सफरिंग, एंग्जाइटी, डिससैटिस्फैक्शन कहते हैं। इसका जो पाली टर्म है, इस हैड अ वाइडर कनोटेशन देन इट्स संस्कृत मीनिंग। पाली में उसका ज्यादातर सफरिंग्स के अलग अलग वेराइटीज बताए जो आगे हम पढ़ रहे हैं, कि एक है दुख दुख विच मीन्स दुख ऑफ ऑर्डिनरी सफरिंग। ऑर्डिनरी सफरिंग यहाँ पे अब ऑर्डिनरी किस कंटेक्स्ट में, जो यूजुअली जैसे एक माँ को बच्चे को जन्म देते समय होता है, या फिजिकल इलनेस की हम बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ डाइंग कहते हैं, इन सब में एक प्रकार का दुख होता है जो ऑर्डिनरी है, होता ही होता है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि जैसे अब बुखार आया हमें, तो ये हम सब जानते हैं कि बुखार आने के बाद एक टिपिकल पेन हमारी बॉडी फील करते रहती है ना, जो हम शायद किसी को बता भी नहीं पाते। हम इतना ही बोलेंगे कि मुझे कुछ तो तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, राइट। सो दैट इज दुखा दुखा, पहला टाइप। सो विपरिणाम दुखा, विपरिणाम दुखा मतलब दुखा प्रोड्यूस्ड बाय द चेंज, ओके। सो इट डिनोट्स द एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, है ना। कभी कभी हम अपने जो कंफर्ट जोन कहते हैं हमारे फेमस भाषा में, है ना, कंफर्ट जोन जो होता है उससे जब हम बाहर निकल के कुछ करने जाते हैं, तो जनरली वो जो चेंज होता है ना, वो फोर्स करता है कई सारे हैबिट्स को, है ना, जो हमारे इस शरीर में, चाहे वो इस रूटीन के थ्रू हो, चाहे कोई काम के थ्रू हो, चाहे कोई अलग अलग हमारे पैटर्न ऑफ थॉट्स की वजह से हो, तो वो एक कंफर्ट जोन होता है कि हम नहीं सोचना चाहते, नहीं फिजिकली एग्जर्ट करना चाहते। ये जो चेंज होता है दैट डिनोट्स द एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, ठीक है, जिसको विपरिणाम दुखा कहा जाता है। Samkhara dukkha, the dukkha of a conditioned states. It indicates a lack of satisfaction which arises from the feeling that things never measure up to our expectation or standards. है ना, कुछ लोग देखे हमने कि नहीं, मैं चाहता था कि ऐसा हो, मेरा काम, मेरा लाइफ, मेरा जो भी है, हम ऐसा चाहता था मैं कि इस लेवल पे जाए वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना, इससे आने वाले जो दुख जो होते हैं उसको समकरा दुख कहते हैं। ये तीन प्रकार के दुख जनरली, है ना, हम सारे के सारे लोग इसमें कैटेगराइज हो जाते हैं, ये बात कोई ऐसी नहीं है। अब अभी देखो, मैंने आपको कहा था कि बुद्धा की जो टीचिंग है वो आप केस स्टडी में इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो जब हम देखते हैं ना कि प्रमोशन के दरमियान किसी ने 1 CR पे किया, है ना, जैसे 1 CR का ये दिया, क्या कह सकते हैं उसको, पे किए टू जस्ट प्रमोट माय ये पोजीशन गवर्नमेंट में या कहीं और जगह पे। तो ये जो है ना, 1 करोड़ उसने करप्शन में पैसा खर्चा किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही इज हैविंग अप, तो ही इज मेजरिंग हिज लाइफ समथिंग अबव व्हाट ही इज एट प्रेजेंट, है ना। तो इस केस को आप ये लिख सकते हो कि लोग जो है वो बुद्धा के अनुसार इस दुख में है, एक्चुअली दिस इज नॉट द रियलिटी। फिर आप सजेस्ट कर सकते हो, नाउ दैट इज योर स्किल, कि आप उसको कैसे मोल्ड करके उस पर्टिकुलर केस स्टडी को एक्सप्लेन करते हो, है ना। देखो, वहां तो लिखना है आपको, रियल लाइफ में अप्लाई तो करना है नहीं, तो अच्छा लिखो, ऐसा लिखो कि भैया आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया में किस वे से हमने काम करना चाहिए समाज में, और एज एन इंडिविजुअल हाउ आवर थॉट प्रोसेस शुड बी। Buddha recognized that the world offers both happiness and unhappiness. However, the state of happiness is a transitory and the changing one. We look for happiness in external things rather than in our internal feeling and attitude. है ना, हम कितना खुद में सुखी है, समाधानी है, ऐसा कहते हैं ना, कि मैं अपने आप में कितना सुखी खुद को महसूस करता हूँ। कभी कभी हम कहते हैं ना कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ टू बी इन अ साउंड स्टेट ऑफ बॉडी और अ माइंड। तो ये साउंडनेस ऑफ अ माइंड एंड बॉडी होता कैसा है, इसीलिए तो योगा कहते हैं ना, योगा इज दैट्स व्हाई नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी इन दिस फिजिकल एनवायरनमेंट विद अ साउंड माइंड, ठीक है। तो उसका एक अपना अलग ही फीलिंग होता है। Origin of दुखा, the origin of दुखा is a craving conditioned by ignorance। अब हम इस पार्ट पे आए कि दुखा तो है, उसके प्रकार हमने देख लिए, लेकिन
उसका ओरिजिन क्या है? इट्स अ क्रेविंग कंडीशनड बाय इग्नोरेंस। हम क्रेव करते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अभी समाज का एक रीत होता है, समाज में जीते वक्त हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो गलत है क्या, सही है क्या। हम हर कोई व्यक्ति जो करने जा रहा है समाज के ही अकॉर्डिंगली मोल्ड होते रहते हैं, है ना। हम देखते हैं कि पैसों का महत्व असामान्य साधारण से ज्यादा है, इंसानों से भी ज्यादा पैसों का महत्व है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि वी आर कंडीशनड बाय दैट। हमें क्रेविंग है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट वी आर कंडीशनड बाय द सोसाइटी, क्योंकि सर एक बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी यू हैव दैट। ठीक है। और इसी को समझने के लिए ये समाज का जो प्रेशर होता है ना हम पे, ये फील ना हो, इसका एक सिस्टमेटिक पाथ बने ताकि वो कंडीशन से क्रेविंग निकल के इग्नोरेंस से सफरिंग ना है। इसके लिए तो वो 4 वर्णाश्रम बनाए थे ना। वर्णाश्रम जो है ना, ये इसीलिए बनाए गए थे ताकि आप अपने इंडिविजुअल क्वालिटीज को लेके कोई स्किल को सीख के उस आधार पे आपका निजी जीवन का जो अर्थार्जन है, जो इनकम है वो बढ़ाए, और वो उसके आधार पे ही आप कमाए। तो ये इतना सही था कि चलो अगर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मुझे टीचर के जॉब में ही डाल देंगे। मुझे बताएंगे कि आप इसमें इतना एक्सेल करो कि आपके थ्रू हर एक बच्चे का सपना पूरा हो, वो खुद को जान पाए। ये वर्णाश्रम बनाने की ये इसी रीजंस थे कि हम लोग वी आर कंडीशनड बाय द सोसाइटी, है ना। आज के प्रेजेंस में जैसे मैंने पैसों की बात की, इट इज सो कंडीशनड कि हमें इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, बिकॉज सोसाइटी इज इन दैट स्टेट ऑफ मोड। पहले कुछ और था। पहले पुण्य के काम, धन दान के काम, कौन श्रेष्ठ है, कौन दाता है, कौन धन सबसे ज्यादा देता है, कौन सबसे ज्यादा गोर गरीबों को खाना खिलाता है, कौन सबसे ज्यादा गायों का रक्षण करवाता है। हर समय दर समय है ना, वो कंपटीशन रहते ही गई है। लेकिन देखो आज के समय में क्या कंपटीशन है, हमें उसको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन करना पड़ेगा। लेकिन ये क्रेविंग क्या हम एक पैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि हम उसको, जैसा गांधी जी कहते हैं ना, नीड बेस्ड अप्रोच कह सकते हैं क्या, इंस्टेड ऑफ अ ग्रीड बेस्ड अप्रोच। कि हम अगर ग्रीड पे ना जाए, हम नीड बेस्ड देखें कि मेरी जरूरत क्या है, कितनी है, और हम उसके ही अकॉर्डिंगली अपनी जो श्रम है, अपने जो क्रेविंग्स है उतने ही सीमित रखे, तो डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ दुख सफरिंग विल बी लोअर्ड। ओके। इट कैन बी स्ट्रेस्ड बाय 3 ट्रैक्स कि दुख जो क्रेविंग्स है वो किस ट्रैक से हम उसको देख सकते हैं। क्रेविंग ऑफ फॉर अ सेंसरी प्लेजर, जो मोस्ट ऑफ द लोगों के बीच में होता है, जो फिजिकल क्रेविंग्स कहते हैं। खाने की क्रेविंग कहो, फिजिकल अटैचमेंट की क्रेविंग कहो, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए कहो, बहुत सारे जो फिजिकल जो सेंसरी बेस्ड होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पे वो भी एक प्रकार के क्रेविंग्स ही है। क्रेविंग टू यूनाइट विद एन एक्सपीरियंस, क्रेविंग फॉर कंटिन्यूटी दैट हैज अ पास्ट एंड फ्यूचर, एंड डिजायर टू डोमिनेट अदर्स। ये जनरली हम पॉलिटिकल लाइफ में देखते हैं कि ज्यादातर लोगों में ये दिखता है कि मैं डोमिनेट करूं, मैं लीडर बनूं, मैं बनूं लीडर, मैं हूं या नहीं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट चाहते हैं कि वो मैं लीडर बनूं। अब लीडर में क्वालिटीज वो वैसी होनी भी चाहिए ना, वो सबको ले जाने वाला होना चाहिए, उसको उतना विजन चाहिए, उतना अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो माइक्रो डिटेल में एक्सपर्ट हो। लीडर इज नॉट जस्ट अ वन थिंग, है ना। तो डोमिनेट करके लीडर बनना अपने आप में एक पॉलिटिक्स होता है, हम देखते हैं देश में कि वो चलते रहता है कई बार। तो एनीवे यहाँ पे ये बताया गया है कि इस प्रकार के क्रेविंग्स भी होते हैं जिसकी वजह से दुख का निर्माण होता है, क्योंकि मैं डोमिनेट करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ, कोई और कर रहा है, लोग किसी और को फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे, तो इससे जो डेवलप होने वाला जो फीलिंग है, जो क्रेविंग है, उसके बारे में बात हो रही है, दैट इज थॉट। सो क्रेविंग नॉट टू बी और नॉट टू फेस अ पेनफुल फीलिंग, ये तो अपने आप में होता है ना कि मुझे नहीं चाहिए पेन, उसका एक पेन होता है कि पेन में हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, और ये सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, उसका एक पेन अलग से होता है। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ दुख। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेल्फ एंड रियलिटी, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे दुख का। क्योंकि क्या है ना, रियलिटी क्या है उसको हम जान के भी अनजान करते हैं, दैट्स व्हाट द सफरिंग। हमें पता है कि पैसों का इतना महत्व नहीं है, देना ही नहीं चाहिए, हम बिना पैसों के भी जी सकते हैं, लेकिन इज इट पॉसिबल टू डिनाई दैट? Is it possible to keep yourself away from the what is the societal pressure is going on upon you? No, not possible, because you have to live this life, and that too with all the people around you, and where you in need of a people, or you look for yourself in as a part of a people or a public sphere, वहां पे अपने आप में
जो सिग्निफिकेंट है आज के डेट में वो करना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले दान धर्म का ज्यादा महत्व था, हाँ, रिचुअल्स का ज्यादा महत्व था। वैसे ही आज पैसा कितना है आपके पास, मॉनेटरी आपके पास कैसे चलान है, आप कितने वेल्दी हो, है ना, ऐसे इन सबको एक अन्य सामान्य महत्व समय दर समय रहती गया। इसमें कोई किसी का मिस्टेक नहीं है, ये बात हमने समझ लेनी चाहिए। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड रियलिटी। सेसेशन ऑफ दुख, अब हमने उसके कारण जान लिए कि ये कारण की वजह से दुख आता है। अब उसका सेसेशन, उसको कैसे हटाया जा सकता है, बाय इरेडिकेटिंग द सोर्स ऑफ अ सफरिंग। ओके, दैट इज अ क्रेविंग एंड इग्नोरेंस, वन फील्स लिबरेटेड, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्टेट ऑफ निर्वाणा। निर्वाणा एक स्टेट है जब आप अपने सोर्सेस ऑफ सफरिंग को हटा देते हो अपने जिंदगी से, या प्रयास में भी लग जाते हो, अपने आप सफरिंग का क्वांटम कम होते जाएगा एंड यू विल गो क्लोज टू द स्टेट ऑफ निर्वाणा। मैं जितना बोल रहा हूँ वो इतना आसान नहीं है, इट इज जस्ट वी आर लर्निंग द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धा। पाथ कैसे, हाउ, हाउ होता है ना, जो कैसे किया जा सकता है इसको, तो ये है महत्व का उसका उत्तर, दैट इज अ एट फोल्ड पाथ। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, जो भी हम जनरली योगा में भी देखते हैं, राइट कंसंट्रेशन, एफर्ट, लाइवलीहुड, एक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए इन सब पे राइट का मतलब क्या है, अब ये लिखा है इंग्लिश में क्योंकि आज हम वो जानते हैं, लेकिन ये जब लिखा गया था इट वाज नॉट इन इंग्लिश, इट वाज राइट रिटन इन पाली। वो उस समय एट फोल्ड पाथ क्या था, सम्यक दर्शन जो हम जैना में पढ़ते हैं, है ना। तो सम्यक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट का मतलब व्हाट वी अंडरस्टैंड टुडे इज नॉट द वे इट वाज एक्चुअली राइट। जो ये शब्द है ना, इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, इफ यू वांट टू रियली नो, इट इज रिलेटेड टू द धर्म। अब आप कहोगे सर धर्म यानी तो रिलीजन होता है, चलो भैया अब ये अलग टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का। धर्म यानी रिलीजन नहीं होता है, रिलीजन का मतलब सेक्ट होता है, धर्म का मतलब है जिसको बुद्धा के भाषा में धम्म भी कहते हैं। तो धम्म का एक चक्र होता है, इट्स अ साइकिल ऑफ अ नेचर, ऑफ अ यूनिवर्स, ऑफ अ कॉस्मिक एनर्जी, और इस चक्र को ही समझना ही धर्म है, और उसके अकॉर्डिंगली सोचना ही धर्म है, उसके अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंडिंग धर्म है, उसके अकॉर्डिंगली स्पीच धर्म है, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट्स, माइंडफुलनेस, यानी कि धर्म अपने आप में एक अलग ही चीज है समझने के लिए, जिसकी व्यापक अर्थ हम लोग बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता में समझ सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट गौतम बुद्धा ने उसका प्रयास नहीं किया, क्यों नहीं किया वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन भगवत गीता में आपको इन सब के जवाब बहुत अच्छे से मिल सकते हैं, जो रादर आई वुड से कि वेदांत में भी काफी अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है बाय आदि शंकराचार्य। ठीक है, तो धर्म इज नॉट अ रिलीजन, पहले ये समझ लो, तब हम बाकी चीजों को समझ पाएंगे, तभी हम राइट का मीनिंग समझ पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वो व्हाट इज मीन बाय राइट, हु विल डिसाइड व्हाट इज राइट, ऐसा हो जाएगा वो। ठीक है, फर्स्ट थ्री पाथ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ दुखा, फोर्थ path is a practical means of overcoming the दुखा। ये जो है ना राइट एक्शन, इट इज अ प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ ओवरकमिंग अ दुखा। दीज पाथ आर इंटरकनेक्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वे ऑफ लिविंग, दैट्स व्हाई धर्म, धर्म क्या है, एक चक्र है, इट इज अ लिंक्ड, ये कहीं ब्रेक नहीं होता है, इट हैज अ सम कोरिलेशन विद द अर्लियर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इसलिए वो किसी से परे नहीं है, किसी के बियॉन्ड नहीं है, वो अपने आप में इन्वॉल्व है इन सब प्रोसेस के, प्रोसेस में इस सबका पार्ट है वो। ओके, तो वो समझना अपने आप में एक अलग लेवल की मैच्योरिटी इंडिकेट करता है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। द व्हील ऑफ धर्मा पिक्टोरियली डिपिक्ट्स द एट फोल्ड पाथ, आठ उन्होंने जो रास्ते दी ऊपर लिखे हुए हैं उसको वो डिपिक्ट करते हैं। प्रेस्क्रिप्शन फॉर फैमिली एंड द सोसाइटी, जनरली बुद्धा किस प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन, बुद्धिज्म प्रिस्क्राइब्स वेरियस मॉरल फॉर हार्मोनियस फैमिली एंड सोशल लाइफ, इट इज एक्सप्लेन्ड अबाउट राइट कंडक्ट एंड ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर, स्टूडेंट, हस्बैंड, वाइफ, मास्टर, सर्वेंट, उन्होंने सबके बारे में लिखा है कि किसका बर्ताव कैसे होना चाहिए। क्योंकि आप पूछोगे ना, जैसे मैंने आपको बता कि व्हाट इज मीन बाय राइट कंडक्ट, व्हाट इज मीन बाय राइट एक्शन, ये राइट शब्द का मीनिंग कौन बताएगा। That's why, as Buddha is aware of a dharma or a dhamma, he articulated what is meant by right, and that's why he ensuring the duties of every individual living or performing the duties in this society as an even parent also.
Non-violence and peace as a message he gave to the world. Cultivation of a happiness and serenity. Overcome hatred with a love, evil and evil with a good. ये आप सब गांधीयन थॉट्स में भी देख सकते हो। गांधी जी ने भी इसी प्रकार का आधार लेके विश्व को संबोधन करने का प्रयास किया है। अ मैन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हु लीड्स नॉट थ्रू वायलेंस बट बाय लॉ, राइटियसनेस एंड इक्विटी इज जस्ट। अब यहाँ पे लॉ का मतलब कोई ब्रिटिश लॉ नहीं है जो हमने बनाया, या रूल ऑफ लॉ की जो बात है ना वो नहीं हो रही है। दिस इज नॉट अ रूल ऑफ अ लॉ, ये बात समझ लो। दिस इज, अब आप पूछोगे देन व्हाट लॉ इट इज ऑल अबाउट सर, अगेन माय आंसर इज धम्म और धर्म। ठीक है, अब वो फिर से हम नहीं जाएंगे कि क्या है वो, आप अपने लेवल पे प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में वो एक अलग ही समझने वाली एस्पेक्ट है, जिसको आप शायद जीते जीते ही समझोगे, प्रैक्टिकली अनुभव लेते हुए उसको समझोगे। ठीक है, मिडिल कोर्स क्या है? इट इज अ कोर्स बिटवीन एक्सट्रीम सेल्फ डिनायल एंड एक्सेसिव परस्यूट ऑफ अ मटेरियल प्लेजर। ना ही आपको एक्सेसिवली मटेरियल प्लेजर के बीच में लगना है, क्योंकि पीछे लगना है, क्योंकि वही तो दिख रहा है, वही तो सत्य है ना? अगर मेरे लाइफ में बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, मजा है, सब है, इफ आई एम दैट अवेयर दैट क्या कह सकते हैं, वेल्दी, वही लाइफ हमें चाहिए क्या? तो बुद्धा कहते हैं नॉट दैट, इवन नॉट ऑल्सो सेल्फ डिनायल, कि नहीं, ये भी नहीं कि ये सब छोड़ के मुझे भाई ये सो असत्य है, ये मटेरियल कुछ है ही नहीं, नॉट दैट एज वेल। ठीक है, so you have to be in the middle course. क्रेविंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेल्फ डिसिप्लिन। क्रेविंग को किससे कंट्रोल किया जा सकता है? सेल्फ डिसिप्लिन से ही कंट्रोल किया जाता है। इसे इसका जो बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग निकल के जो आता है ना, वो है कि सेल्फ कंट्रोल। ये करप्शन के मैटर हो, ये ईगो के इश्यूज हो जो कॉर्पोरेट में, गवर्नेंस में हम देखते हैं, हाँ, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका है, ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं ये करने के लिए, मुझे उसके लिए सैलरी नहीं मिलती। ये आप यानी जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं या समाज जीवन में है, उनको ये सब समझ में आता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? बिकॉज इसी के वजह से ये सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्स है, जो समाज को जो सेवा का एक अप्रोच मिलना चाहिए थ्रू दी गवर्नमेंट, थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशंस, थ्रू दी पब्लिक सर्वेंट्स, लीडर्स, हाँ, आईएएस, ये वो, इनसे क्यों नहीं मिलता? बिकॉज दे आर समवेयर एट अ डिफरेंट लेवल, वो खुद को ऐसा कॉमन मैन नहीं समझते, एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू। जो सेवा भाव उनमें नहीं है ना, उसका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, बिकॉज lack of self control. Buddha does not advocate rigorous asceticism and mortifying the body. Buddha's approach is to that of Aristotle's golden mean. Aristotle का जो golden mean है ना, उससे कहीं ना कहीं मिक्स को रिलेट करता है, which avoids the extreme of a human conduct. बुद्धा स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन हेडोनिज्म एंड एसेटिज्म। एसेटिज्म आप जानते हो, एक्सट्रीम सब यानी खुद को सफर करना। जैसे आपने जैन में देखा होगा कि वो अपने बाल उखाड़ के फेंकते हैं, दे डोंट इवन शेव। एंड व्हाट इज हेडोनिज्म? इट इज लाइक अ चारवाका लुकिंग फॉर ओनली हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो वो उसकी क्रेविंग हमें है, बस उतना। Now, altruism, it advocates universal compassion, benevolence, kindness to all the life forms. Buddha did not discuss God, soul in detail as he chose not to discuss the metaphysical questions. ऐसा कहता है कि जब हमने आपको ये भी पता होगा कि बुद्धिज्म में हीनयान और महायान, है ना, ऐसे दो सेक्ट आगे जाके डिवाइड हुए हैं। तो हीनयान वो लोग थे जिन्होंने बुद्धा ने जो बताया है वो उतना ही फॉलो करेंगे। महायान ये थे जो ये सोचते थे कि हमने तो एनलाइटमेंट मिला लिया है, लेकिन हम उन लोगों के एनलाइटमेंट के लिए प्रयास करेंगे जिनको वो मिला नहीं है। इसको कहते हैं बोधिसत्व। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि बोधिसत्व का मीनिंग क्या है, कि महायान सेक्ट ने डेवलप किया हुआ है। तो वो इसके लिए प्रयास करते हैं कि एनलाइटमेंट सिर्फ मुझे ही मिले, मिलने में कोई पॉइंट नहीं है, मैंने सबके एनलाइटमेंट के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, यहाँ से निकल के आता है ये, हाँ, बोधिसत्व। दैट्स व्हाई यहाँ पे वो कहते हैं ना कि दे हैव अल्ट्रुइज्म, यूनिवर्सल कंपैशन, बेनिवोलेंस, काइंडनेस। ये दूसरों के प्रति होगा ना, अपने आप के प्रति कैसे होगा? ठीक है, एंड व्हाई ही डिड नॉट डिस्कस गॉड, सोल वगैरह वगैरह। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। एक बार बुद्ध की सभा चल रही थी, वहां पे कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा कि क्या आप गॉड पे विश्वास रखते हो?
तो उन्होंने कहा कि मैं गॉड पे तो विश्वास रख सकता हूँ, लेकिन आपका क्या है मत? आप गॉड पे विश्वास रखते हो? तो सामने वाली व्यक्ति ने अगर कहा कि हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ, तो बुद्धा यूज्ड टू रिप्लाई, नो देयर इज नो गॉड। अदरवाइज अगर वही व्यक्ति कहे कि हाँ नहीं, मैं गॉड पे विश्वास नहीं रखता हूँ, तो बुद्धा यूज्ड टू से, हाँ देयर इज अ गॉड। ये क्यों करते थे बुद्धा? इसका उनका अपना रीजन था, क्योंकि वो कहते थे कि मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को आप इस माइंड के आधार पे समझ नहीं पाओगे, बुद्धि की क्षमता ही नहीं है। जैसा कांट कहते हैं ना कि यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस नॉमिनल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द फेनोमिनल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द नॉमिना। ऐसे उन्होंने दो शब्द यूज किए कि फेनोमिना यानी वो जो आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ लॉजिक, रीजन वगैरह, एंड नॉमिना वो होता है जो इसके सबके बियॉन्ड है ना? ये गॉड, सोल, ये सारे हम कहीं ना कहीं पे माइंड के आधार पे नहीं समझ सकते। तो बुद्धा को पूछा जाता था फिर ये आप ऐसे दोनों टाइप के जवाब क्यों दे रहे हो? तो बुद्धा कहते थे, सर्च योर ओन क्वेस्ट। आप अपने सवालों के जवाब खुद से ढूंढिए, मैं आपको सिर्फ पाथ दूंगा, उसी से आपको सब जवाब मिल जाएंगे। सो बुद्धिस्ट अप्रोच ऑल्सो रिलाइज ऑन द रैशनल आउटलुक। वो कहते थे तुम करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि गॉड है या नहीं है, सोल है या नहीं है। आप सिर्फ जानने के लिए आए हो मुझसे कि गॉड है या नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं डिस्कस करूंगा। ही यूज्ड टू रिमेन साइलेंट ऑन ऑल द मेटाफिजिकल क्वेश्चंस। मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड द फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसे जो भी सवाल है, भूत है क्या, प्रेत है क्या, आत्मा है क्या, भगवान है क्या, ईश्वर है क्या, ये कहते थे गौतम बुद्धा कि भैया ये समझने की जब तक क्षमता ही आप में विकसित नहीं होगी, आप उसका कोई प्रयास जानने का कर ही नहीं सकते। सो इट इज सिंपल वे ऑफ नोइंग दैट व्हाट आर योर ओन लिमिट्स, नोइंग योर लिमिट्स, है ना? यहाँ पे क्या प्रयास क्या कर रहे हैं गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा एक ही प्रयास कर रहे हैं कि अपने लिमिट्स को समझ के काम करिए, और अगर लिमिटलेस होना चाहते हो तो एक पाथ उन्होंने दिया है, उस पाथ को फॉलो करके उस पर चलने का प्रयास करो, आपको उनके जवाब भी मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू शुड डेडिकेटेड योर सेल्फ फॉर द पाथ। Men need to be self-conscious and live in the present in calm frame of a mind। इसीलिए ये जो एक क्यूरोसिटी लगती है ना कि ये क्यों वो क्यों, ऐसा हम साइकोलॉजी में भी कहते हैं, आपने कहीं पे पढ़ा भी होगा कि साइकोलॉजी में भी ऐसे बताया जाता है कि यू शुड नॉट क्या कह सकते हैं, वेंचर, या यू शुड नॉट लुक फॉर द क्वेश्चंस विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल के बाहर है ना, उसके ऊपर समय जाया ना करें, क्योंकि आपको उसके जवाब कभी मिलने नहीं वाले। ओनली दैट्स व्हाई हाउ द कर्मा थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इन लाइफ। आप वही करो जो आपके कंट्रोल में है। डू ओनली व्हाट इज इन योर कंट्रोल, बाकी का सब छोड़ दो। आई बात ध्यान में। इसीलिए बुद्धा, ये जैना, हिंदुइज्म, आदि शंकराचार्य, वेदांत, ये सारे के सारे एक ही फ्रेम में बैठते हैं, बस सबका तरीका अलग है। हम कहते हैं ना, एक ही गांव जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, है ना? इट्स अ 360 डिग्री अप्रोच यू कैन यूज एंड अप्लाई टू रीच एट योर डेस्टिनेशन। अब 360 डिग्रीज में कितने भी रास्ते निकल सकते हैं, आई बात ध्यान में। तो इन लोगों ने अपने अपने रास्ते उन्होंने लोगों को बताया है, जिन्होंने उसको फॉलो किया है, हम उनको उस धर्म का मानते हैं, वही बड़ी गलती करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली ये सब जो है, ये ओवरऑल धर्म को बना के रखने के लिए बनाए हैं। धर्म को बना के रखने के लिए का मतलब है, एक कॉस्मिक साइकिल है, उस प्रोसेस को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसमें जब भी भगवत गीता में कहा जाता है ना कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब धर्म का साया कम होगा, उस वक्त मैं अवतार लूंगा वगैरह। ये एक फिलोसॉफिकल वे है समझाने का, लेकिन अर्थ क्या है? अधर्म जब बढ़ते जाएगा, इसका मतलब है धर्म का जो साइकिल है, वो कहीं ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट होने का समय जब आ जाता है, तब कहीं ना कहीं पे कोई तो आके उसको फिर से ठीक करके फिर से चले जाता है। क्योंकि जो अलमाइटी है, जो ईश्वर है, जो जगत सत्य है, उसका यही काम है कि इसको मेंटेन रखना है। दैट्स व्हाई ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीशियस लाइफ, ऐसा माना जाता है। ठीक है? तो यही है बुद्धिज्म एंड इसकी फिलोसॉफी। इससे रिलेटेड आपको कोई अगर क्वेरीज हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन अप्रोच मी ऑन माय मेल आईडी, मेरा नंबर भी कई जगह पे है, और टेलीग्राम के चैनल से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और रिगार्डिंग द केस स्टडीज एंड दिस ईयर ऐसे जीएस पेपर 4 जो है उसका एक एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ। सो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज बाय केस स्टडीज डिस्कस करेंगे,
तो किस प्रकार से आप उसको लिख सकते हो, ये सब हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले। साथ ही साथ कंप्लीटली यूपीएससी जीएस पेपर 4 का सिलेबस हम कंप्लीट करवा के देंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक।